चलिए, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है चैनल के ऊपर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2019 का हमारा PYQ। ये लेक्चर इस सीरीज का लास्ट वीडियो होगा, आखिरी वीडियो होगा। तो इसके पहले अगर अभी तक आपने सारे वीडियोस नहीं देखे हैं 2019 नेट साइकोलॉजी दिसंबर के, तो नीचे जाके आप प्लेलिस्ट से या फिर यूट्यूब के वहाँ पे भी जहाँ आपको दिखाते हैं कि कौन कौन सी प्लेलिस्ट है, तो वहाँ पर भी जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में आप चेक कर सकते हैं और वहाँ से आपको दिसंबर 2019 के सभी सॉल्व्ड आंसर्स वहाँ पर आपको मिल जाएंगे करेक्ट आंसर्स के साथ में। ठीक है, तो आपके लिए दिसंबर 2019 होके रखा है, 22 का आपके लिए होके रखा है और आपके लिए 21 का भी पूरा कंप्लीट पेपर सॉल्व होके रखा है। तो अगर आप नहीं देखेंगे तो इसमें गलती आप ही की मानी जाएगी, अदरवाइज सारी चीज़ें आपको यूट्यूब के ऊपर फ्रीली अवेलेबल है, कई सारी चीज़ें। ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं दिसंबर 2019 का और जितने भी हमारे बाकी के बचे हुए प्रश्न हैं उनको हम कवर करते हैं। और आपको वो बात तो याद ही होगी, किसी महान साइकोलॉजिस्ट ने कहा था कि जब क्या करते हैं, जब लोग आपको कॉपी करना स्टार्ट करते हैं, है ना, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि वो आपको क्या कर रहे हैं, वो आपको कॉपी कर रहे हैं। चलिए, ये सवाल को देखिए, कहीं ऐसा ना हो ये सवाल भी आपको कॉपी पेस्ट मिल जाए आपके 2023 के पेपर में। सवाल क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ एफएमआरआई ओवर पीईटी स्कैन? Nothing has to be injected into the body, provides both structural and functional information of the same image, produces three-dimensional images of activity over the entire brain। ठीक है, तो अगर आपने हमारी टेक्निक्स वाला ब्रेन टेक्निक्स में हमने जो वीडियोस बताई थी वो अगर आपने अच्छे से देखी हैं तो ये सवाल आपके लिए एकदम हंसी खेल वाली बात है, आपको बड़े ही आसानी से बन जाएगा। चलिए इस प्रश्न को देख लेते हैं एक बार हिंदी में भी और हिंदी में पढ़ते भी हैं। ठीक है, पीईटी स्कैन की तुलना में एफएमआरआई के लाभ कौन कौन से हैं? इसमें शरीर के अंदर कुछ भी प्रविष्ट प्रविष्ट इंजेक्टेड नहीं किया जाना होता है, उसी प्रतिबिंब की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक दोनों जानकारी प्रदान करता है, संपूर्ण मस्तिष्क के गतिविधि का त्रिआयामी थ्री डायमेंशनल प्रतिबिंब उत्पन्न करता है। ठीक है, तो आपको बताया था हमने क्या क्या, हमने बताया था आपको एमआरआई क्या करता है, एमआरआई और सीटी जो है ये क्या बताता है आपको, ये बताता है आपको संरचना के बारे में। ठीक है ना, एमआरआई और सीटी क्या करता है, संरचना के बारे में बताता है आपको, लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, संरचनात्मक तथा कार्यात्मक दोनों जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, तो वहां पे कौन एक्शन में आता है, आपका एफ, यानी कि आपका क्या, आपका कार्यात्मक या फिर प्रकार्यात्मक जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या पूछ रहा है, पीईटी स्कैन, मतलब पीईटी स्कैन हमको करना है, उसके बजाय हम क्या कर देंगे, उसके बजाय वहां पे जाके हम एफएमआरआई स्कैन कर देंगे। ठीक है, तो उसके क्या क्या लाभ होते हैं, चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है, इसमें शरीर के अंदर कुछ भी प्रविष्ट इंजेक्टेड नहीं किया जाना होता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल करेक्ट बात है। पीटी में जानते हैं क्या डालते हैं, आपको आपको वहां पे डालते हैं रेडियो एक्टिव ग्लूकोज डाला जाता है, वहां पे इंजेक्ट किया जाता है बॉडी के अंदर। ठीक है, और फिर वो ग्लूकोज आपको बताया था ब्रेन में जो सेल्स होते हैं वहां पे क्या क्या इस्तेमाल करता है, उसके आधार पे हमको वहां पे की जो एक्टिविटी है उसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। उसी के साथ बात करें ऑप्शन नंबर बी की, उसी प्रतिबिंब की संरचनात्मक मतलब स्ट्रक्चर भी हमको मालूम पड़ता है तथा कार्यात्मक फंक्शन भी हमको वहां पे मालूम पड़ता है, दोनों जानकारी क्या होती है वहां से हमको प्राप्त होती है। देन सी क्या बोल रहा है, ए सही है बी सही है, तो ए बी के साथ हमारा ये भी सही है, ये ऑप्शन हट जाता है, ये ऑप्शन हट जाता है। अब क्या चेक करना है हमको, हमको चेक करना है सी सही है या नहीं सही है। संपूर्ण मस्तिष्क की गतिविधि का त्रिआयामी थ्री डायमेंशनल प्रतिबिंब उत्पन्न करता है, ये भी बताया था आपको, 3D इमेज बनती है वहां पे। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ए बी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अब चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। ये देखिए, ये रहा आपका अगला सवाल। अगर आप लोग लेक्चर्स अच्छे से कर रहे हैं, नोट्स अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो आपको सारी चीजें बड़ी ही आसान लगना स्टार्ट हो जाएंगी और आपका 23 का पेपर भी काफी अच्छा उम्दा जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन बायसेस इन एट्रीब्यूशन प्रोसेस? एट्रीब्यूशन के दौरान, गुणारोपण की प्रक्रिया के दौरान कौन कौन से हमको पूर्वाग्रह यहाँ पे बायसेस देखने मिलते हैं? फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर, एक्टर ऑब्जर्वर इफेक्ट, सिचुएशनल इन्फ्लुएंस या फिर सेल्फ सर्विंग बायस। आपको यहाँ पे ऑप्शंस देने हैं, तो आप लोग व्हाट्सएप पे सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, अपने आंसर्स, ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा। आरोपण प्रक्रिया, आरोपण प्रक्रिया में मुख्य पूर्वाग्रह बायसेस निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं? मौलिक आरोपण त्रुटि, अभिनेता प्रेक्षणकर्ता प्रभाव, पारिस्थितिकीय प्रभाव, स्व सहायक पूर्वाग्रह, सेल्फ सर्विंग बायस। तो आप लोग भी यहाँ पे उत्तर देने का प्रयास करें, क्या होगा उत्तर यहाँ पे।
देखिए आप जानते हैं मौलिक आरोपण त्रुटि, अभिनेता प्रेक्षणकर्ता प्रभाव और स्व सहायक पूर्वाग्रह सेल्फ सर्विंग बाइस, ये तीनों होंगे आपके कौन से मुख्य पूर्वाग्रह बाइसेस है कब आपके एट्रीब्यूशन प्रोसेस के दौरान। ए है यहाँ पे, ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे, 3 नहीं होगा। फिर आप जानते हैं एक्टर ऑब्जर्वर इफेक्ट, बी भी है, बी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये भी हट गया। अब आपको केवल चेक करना है क्या कोई पारिस्थितिकीय प्रभाव आपने पढ़ा लेक्चर्स के दौरान, या फिर आपने स्व सहायक पूर्वाग्रह पढ़ा लेक्चर्स के दौरान। क्या पढ़ा आपने? सेल्फ सर्विंग बाइस पढ़ा, तो उसके आधार पे ए बी एंड डी ऑप्शन नंबर 2 जो होता है इसका ये करेक्ट आंसर होता है। अब चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। ये देखिए अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन प्रोसेस। अच्छे से आपको क्या करना है, केवल रिवीजन करना है, सवाल आपको मिलेंगे। ठीक है, देखिए ऐसा सवाल पड़ा हुआ है यहाँ पे, 2 नंबर आपको आराम से मिलेंगे यहाँ पे। फोनीम्स, मॉर्फीम्स, सिंटैक्स, प्रैग्मेटिक्स, चारों चीजें आप लोग को यहाँ पे बताई गई हैं। यहाँ पूछ रहे हैं कौन से एलिमेंट है आपके लैंग्वेज एक्विजिशन प्रोसेस के दौरान। ट्राई करिए उसका आंसर करने का आप लोग, क्या होगा इसका आंसर? ए सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी या फिर ए बी डी ओनली। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? निम्नलिखित में से बच्चों में भाषा ग्रहणशीलता प्रक्रिया के घटक कौन कौन से हैं? क्या बोल रहे हैं? निम्नलिखित में से बच्चों में भाषा ग्रहणशीलता प्रक्रिया के घटक कौन कौन से हैं? ऑप्शन देखिए, ध्वनिग्राम, रूपग्राम, वाक्य विचार, भाषा अभिव्यक्ति शैली। प्रयास करिए उत्तर देने का, क्या होगा यहाँ पे? ध्वनिग्राम होता है, आप जानते हैं, फोनीम्स भाषा के साउंड से मतलब करता है, रूपग्राम मतलब उसके रूप से नहीं उसके मतलब से, छोटे छोटे क्या वर्ड मतलब कर रहे हैं, मॉर्फीम्स। ये होता है आपका क्या? ये होता है आपका सिंटैक्स यानी कि वाक्य विचार। क्या होगा इसमें? ए बी सी तीनों होता है बच्चों में। ठीक है, ये आती है भाषा अभिव्यक्ति शैली जब कहाँ आप सोशल जाएंगे, समाज में जाएंगे, है ना, वहां पे बात होती है आपकी किसकी? आपकी बात होती है वहां पे प्रैग्मेटिक्स की। क्या होगा सही आंसर इसका? एबीसी कहाँ मिल रहा है आपको? एबीसी मिल रहा है ऑप्शन नंबर 3 के अंदर, तो ये है क्या इसका? ये है इसका सही आंसर। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। There are many mnemonic devices to help a person to memorize the list of words and vocabulary items. Identify the correct device series, categorical clustering, interactive images, recognition, pegword system, method of loci. 1 2 3 4 जो भी इसका सही उत्तर लगता है उत्तर देने का प्रयास करिए। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? ये बोल रहे हैं किसी भी व्यक्ति को शब्द सूची, कोई भी वर्ड्स और शब्दावली याद की मदे आइटम स्मरण कराने में मददगार कई स्मृति सहायक उपकरण हैं। ये क्या है? ये आपके निमोनिक डिवाइसेस हैं। आपने भी देखा है लेक्चर्स के दौरान कई सारे निमोनिक्स हैं हमारे, है ना। वो सारे जो निमोनिक्स हैं वो किसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं हमारे पास? मेमोरी को मजबूत बनाने के लिए। उनमें से सही क्रम को पहचानना है, श्रेणी गुच्छीकरण, अंतःक्रियात्मक प्रतिमाएं, पहचान, पैगवर्ड प्रणाली या फिर केंद्रक विधि। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है इसका आपका श्रेणी गुच्छीकरण करते हैं आप, अंतःक्रियात्मक प्रतिमा करते हैं, पहचान नहीं करते हैं आप किसी भी चीज को याद रखने के लिए, स्मृति में सहायक नहीं होती है ये पहचान। पैगवर्ड प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं आप, है ना, छोटे छोटे पैग लगा लेंगे आप वहां पे, ठीक है, कौन सा शब्द किसके सामने आएगा। और आपकी क्या होती है यहाँ पे? केंद्रक विधि। तो सिंपली क्या होती है आपकी? सिंपली है आपकी मेथड ऑफ लोकाई। ठीक है, इस आधार पर सही उत्तर क्या होता है आपका? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए बी डी एंड ई। रिकॉग्नाइज कभी भी नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। रिकॉग्नाइज ये आप इससे आपको सिर्फ रिकॉग्नाइज पहचानना था यहाँ पे, बाकी उत्तर आपके लिए बड़ा ही आसान था। क्या आप बताइए, क्या जो रिकॉग्निशन है ये कभी भी मेमोरी में सहायक हो सकता है क्या? या मतलब किसी चीज को स्मरण में याद रखने के लिए सहायक हो सकता है क्या? नहीं हो सकता कभी भी। पहचान नहीं होगा इसका उत्तर, ए बी डी और ई इसका सही उत्तर होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। Consider the three types of investigation in psychological research written in alphabetical order: controlled laboratory experiment, ex post facto studies, and field experiment. Arrange them in descending order in terms of their ability to control secondary variance. यानी आप सबसे ज्यादा कहाँ पे सेकेंडरी वेरिएंस जो है आप कंट्रोल कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते हैं। उत्तर देने का प्रयास करिए। एसीबी, एबीसी, सीएबी, बीसीए। क्या बोल रहा है यहाँ पे? देखिए, मनोवैज्ञानिक अनुसंधान की निम्न 3 प्रकारों पर ध्यान दें: नियंत्रित प्रयोगशाला प्रयोग, कार्योत्तर अध्ययन एवं क्षेत्रीय प्रयोग। इन्हें इनकी द्वितीयक को नियंत्रण करने की क्षमता के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित करें। मतलब सबसे ज्यादा किसमें होगा, उससे कम, और उससे कम किसमें होगा? आपका क्या? आपका सेकेंडरी वेरिएंस। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आप देखिए 1 2 3 या फिर 4। सबसे ज्यादा आपको कहाँ मिलेगा द्वितीयक को नियंत्रण करने की क्षमता? सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगी? आपको मिलेगी नियंत्रित प्रयोगशाला प्रयोग के अंदर। ए से पहले आएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। फिर कहाँ मिलती है आपको? उसके बाद फील्ड एक्सपेरिमेंट मिलेगी, सी।
और फिर कहाँ मिलेगी आपको, कार्योत्तर अध्ययन एक्स पोस्ट फैक्टो में आपको मिलेगी वेरिएंस कंट्रोल करने की क्षमता। ठीक है, सबसे ज्यादा कहाँ पे, लेबोरेटरी के अंदर। उसके बाद कौन सा आपका यहाँ पे फील्ड स्टडी, क्षेत्रीय प्रयोग, और फिर कौन सा आपका आपका तीसरा वाला एक्स पोस्ट फैक्टो स्टडीज में। ठीक है, एक बार इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पे देख लीजिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, इन देयर एबिलिटी टू कंट्रोल सेकेंडरी वेरिएंस। ठीक है, यहाँ बात सेकेंडरी वेरिएंस की हो रही है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो ए जो होता है इसका सही आंसर होता है। अब ये देखिए, ये प्रश्न थोड़ा सा आपकी भाषा के आधार पर सॉल्व होता है कि नहीं, देखिए। ड्यूरिंग 1960s, Hoffman and others criticized the college entrance examination and other nationally administered educational tests and argued that these favor shrewd and nimble-witted. These are over-concerned with quality of thought behind it and the expression of skill then answer. These favor subtle, creative and more profound reasons. These carry a bad effect in recognition of merit. यहाँ पे देखिए 1960 में आपके हॉफमैन उनके साथियों ने क्या कहा। ध्यान से पढ़िएगा, प्रश्न तो बन जाएगा, अगर थोड़ी सी भी लापरवाही करेंगे तो नहीं बनेगा। आम भाषा में लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है, आराम से हिंदी पढ़िए और उसके आधार पे आप इसको उत्तर दे सकते हैं। वर्ष 1960, जब आप हम कोई भी अस्तित्व में नहीं थे, के दौरान हॉफमैन एवं साथियों ने कॉलेज की प्रवेश परीक्षा, ठीक है, आपको मालूम है कॉलेज की प्रवेश परीक्षा कैसी होती है, आपने बीए में दिया है, एमए में दिया है ना, कि प्रवेश परीक्षा एवं राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली शैक्षिक परीक्षाओं की आलोचना की थी एवं तर्क दिया था। क्या तर्क दिया था, यह चतुर एवं कुशाग्र बुद्धि वालों के पक्ष में है, यह विचारों की अंतर्निहित गुणवत्ता एवं कौशल अभिव्यक्ति की अपेक्षा उत्तर पर अधिक बल देती है, ये सूक्ष्म रचनात्मक एवं और अधिक गंभीर व्यक्ति के पक्ष में होते हैं, इनसे योग्यता के निर्धारण पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, सोचिए जरा क्या होगा इसका उत्तर, केवल ए सही है, केवल ए और डी सही है, केवल सी सही है, या फिर सी और डी सही है। चलिए, हॉफमैन ने क्या किया, 1960 वो सब छोड़ दीजिए, आप केवल यहां से ध्यान दीजिए, कॉलेज की प्रवेश परीक्षा एवं राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली शैक्षिक परीक्षाओं। कौन सी परीक्षा ऐसी है जो आप जानते हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है, आप जानते हैं इस परीक्षा के बारे में, इतना तो जानते हैं ना आप, ये परीक्षा जो होती है। चलिए, इसके आधार पे यूजीसी नेट, आप मान लीजिए आप बहुत बड़े महान साइकोलॉजिस्ट होने वाले हैं आप, तो यूजीसी नेट की बात करते हैं। ठीक है, यूजीसी नेट क्या है, एक राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली परीक्षा है, आलोचना की थी और तर्क दिया था। ठीक है, आप मान लीजिए क्या तर्क देंगे कि यह चतुर एवं कुशाग्र बुद्धि वालों के पक्ष में है, यह विचारों की अंतर्निहित गुणवत्ता एवं कौशल अभिव्यक्ति की अपेक्षा उत्तर पर अधिक बल देती है, ये सूक्ष्म रचनात्मक एवं और अधिक गंभीर व्यक्ति के पक्ष में होते हैं। क्या आपको लगता है ये, इनसे योग्यता के निर्धारण पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे पढ़िए फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट एंड फोर्थ स्टेटमेंट, और आप स्वयं से सोचिए सबसे अप्रोप्रिएट यहाँ पे क्या लग रहा है। यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ देखेंगे, इनसे योग्यता के निर्धारण पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना, अगर आप ये स्टेटमेंट को देखेंगे तो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा क्या लग रहा है आपको, अगर इस एग्जाम के, इस नेशनल लेवल एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो आपको लगता है हाँ ये थोड़ा यहाँ पे ठीक है। ठीक है, इनसे योग्यता के निर्धारण पर प्रभाव पड़ता है, मतलब आपने अगर नेट पास कर लिया तो आप योग्य हैं, और अगर नहीं पास किया तो आप अयोग्य हैं, है ना, ऐसी बात करता है ये एग्जामिनेशन। ठीक है ना, इनसे योग्यता के निर्धारण पर बुरा प्रभाव पड़ता है, तो यहाँ पे डी क्या हो जाता है, यहाँ पे सही हो जाता है। मतलब इन तीन में अगर आप कंफ्यूज हैं, लेकिन डी तो आपको ये मालूम है कि हाँ, मतलब किसी की मेरिट आप नहीं बता सकते इसके आधार पे, और सेम बात यही किसने की थी, हॉफमैन ने भी 1960 में की थी। ठीक है, तो डी सही के आधार पे कहाँ पहुंचेंगे आप, यहाँ पहुंच गए आप। ठीक है, अब आपको केवल देखना है ए सही होगा या फिर सी सही होगा। सी क्या बोल रहा है, ये सूक्ष्म, आपको ये मालूम पड़ गया, बी तो इसका उत्तर नहीं होने वाला है। सी क्या बोल रहा है, ये सूक्ष्म रचनात्मक एवं और अधिक गंभीर व्यक्ति को पक्ष में होते हैं, के पक्ष में होते हैं, यह चतुर एवं कुशाग्र बुद्धि वालों के पक्ष में है। अब बताइए, आपका ये एग्जामिनेशन, एनटीए का एग्जामिनेशन किसके पक्ष में होता है, बताइए, ये सूक्ष्म रचनात्मक क्रिएटिव और अधिक गंभीर व्यक्ति के पक्ष में होगा, या फिर ये चतुर एवं कुशाग्र बुद्धि वालों के पक्ष में होगा। जो सब चीज याद करके बैठ गया है, बहुत फास्ट माइंडेड है, उनके पक्ष में होगा ये, या फिर ये क्रिएटिव वालों के पक्ष में होगा। जरा एक बार यहाँ पे देखिए, इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, These favor shrewd and nimble-witted. These favor subtle, creative and more profound persons. तो आपको लगता है कि अगर आपका एनटी का एग्जाम क्रिएटिविटी की बात करता है ना, ये नहीं है। ठीक है, किसको फेवर करते हैं एग्जाम, shrewd and nimble-witted को, चतुर एवं कुशाग्र बुद्धि वाले जो होते हैं उनको ये फेवर करते हैं। ठीक है, यह चतुर एवं कुशाग्र बुद्धि वालों के पक्ष में है, ऑप्शन नंबर ए जिसका सही उत्तर होगा। उसी के साथ साथ इनसे योग्यता के निर्धारण पर बुरा प्रभाव पड़ता है ना,
तो ए और डी सही है यहाँ पे। ठीक है, आप किसी की मेरिट नहीं बता सकते केवल इस एग्जाम के आधार के ऊपर से। ऐसा ही कहा था किसने, 1960 के दौरान हॉफमैन और उनके साथियों ने। अब चलते हैं हम अगले सवाल के ऊपर। ये देखिए ये सवाल, व्हाट इज द रीजन ऑफ नेगेटिव वोल्टेज ऑफ अ न्यूरॉन ड्यूरिंग रेस्टिंग पोटेंशियल। सोडियम इज इक्वल्स टू Na प्लस, पोटेशियम K प्लस, क्लोराइड Cl, ऑर्गेनिक एनियंस A माइनस। 1 2 3 4 उत्तर देने का प्रयास करें अंग्रेजी माध्यम वाले, इनको दिया जाता है 5 सेकंड का समय। और अब हम देखते हैं इसी प्रश्न को हिंदी में। आपको ये कराया था लेक्चर में ना, हाँ कराया था, और काफी अच्छे से कराया था, आपको पूरी क्लैरिटी हो गई थी वहां पे। सुषुप्तावस्था ये क्या है, सुषुप्तावस्था क्या है, ये आपकी रेस्टिंग पोटेंशियल की बात हो रही है। ध्यान रखिएगा इसको, अगर आप पहली बार देख रहे हैं एंड न्यू ज्वाइनी है तो आप ध्यान रखिएगा, या फिर करने वाले हैं ध्यान रखिएगा। रेस्टिंग पोटेंशियल क्या है, आपकी सुषुप्तावस्था है। सुषुप्तावस्था के दौरान तंत्रिका कोशिका की नकारात्मक वोल्टता का क्या कारण है। ठीक है, आपको मालूम है सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, क्लोराइड होता है और ऑर्गेनिक एनियंस। झिल्ली के बाहर वाले Na+ एवं Cl- आयंस में नकारात्मक चार्ज अधिक मात्रा में होता है, बजाय अंदर वाले झिल्ली के बाहर में नकारात्मक चार्ज की मात्रा। मेन पूरा गेम कहाँ पे होगा, पूरा यहाँ पे होगा मेन गेम, इसके अंदर की लाइन में। ठीक है, नकारात्मक चार्ज अधिक मात्रा में होता है, नकारात्मक चार्ज की मात्रा न्यून होती है, नकारात्मक चार्ज की मात्रा अधिक होती है, नकारात्मक चार्ज की मात्रा न्यून होती है। आपको मालूम है रेस्टिंग पोटेंशियल में क्या होता है, मात्रा क्या होती है, अंदर कम होगा बाहर ज्यादा होगा, है ना। ओके, तो नकारात्मक चार्ज कम कहाँ दिया है, यहाँ पे मात्रा न्यून न्यून पे हम ध्यान देंगे, न्यून न्यून पे। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या दिया है, झिल्ली के बाहर वाले Na एवं Cl- आयंस में नकारात्मक चार्ज की मात्रा न्यून होती है, बजाय अंदर वाले K एवं A- आयंस में। बिल्कुल सही बात है ये, यही क्या है आपका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, झिल्ली के बाहर वाले Na एवं Ai आयंस में नकारात्मक चार्ज की मात्रा न्यून होती है, बजाय अंदर वाले K+ एवं, देना भूल गए क्या यहाँ पे, देना भूल गए, K+ एवं Cl आयंस होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है आपका, राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर है। देखिए वहां पे होता कैसे है आपका, ये रहता है आपका ये। ठीक है, बाहर क्या मिलेगा आपको, बाहर मिलता है सोडियम और क्लोरीन, आपका क्लोराइड, क्लोरीन नहीं, और अंदर क्या मिलता है आपको, पोटेशियम और एनियंस। ठीक है, ऑर्गेनिक एनियंस मिलते हैं आपको। तो अंदर का जो चार्ज रहता है आपकी सेल के अंदर, कोशिका के अंदर का जो चार्ज रहता है वो कैसा रहता है, वो रहता है आपका नकारात्मक, और बाहर का कैसा रहता है, पॉजिटिव। मेनली ऐसा देखिए, ये है आपकी एक्सॉन, एक्सॉन है यहाँ पे। ठीक है, तो कैसे चलता है यहाँ पे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, मतलब बाहर प्लस रहेगा और अंदर क्या रहता है आपका, अंदर वहां पे आपका माइनस रहता है आपके सेल के अंदर। ठीक है, ये आपका सेल, सॉरी ये आपका सेल बाहर प्लस रहेगा, अंदर माइनस रहता है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, झिल्ली के बाहर वाले Na एवं Cl- आयंस, ये आपकी झिल्ली है, जो झिल्ली क्या है आपकी, मेम्ब्रेन सिंपली है ना। झिल्ली के बाहर क्या है, Na एवं Cl आयंस में नकारात्मक चार्ज की मात्रा न्यून होती है, बजाय अंदर वाले K+ एवं A- आयंस में। मतलब क्या बोल रहे हैं, अंदर के कंपैरिजन में, यहाँ ये अंदर है आपका, ये अंदर के कंपैरिजन में क्या रहता है, बाहर की जो नकारात्मक चार्ज है वो क्या रहती है, न्यून होती है। मतलब बाहर क्या हो रहा है, वहां पे पॉजिटिव हो रहा है। और बाकी लेक्चर देखेंगे तो और क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर है। अब चलते हैं, ओके ये भी करा दिया है, अब चलते हैं इस सवाल के ऊपर, तो आप लोग आंसर कर सकते हैं। सुलर्स 2004 सुनामी ऑनलाइन इनोवेशन इफेक्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एनोनिमिटी, एक्सेसिबिलिटी, हायरार्कीज, नेगेशन, इजी एस्केप, कॉन्सिक्वेंसेस। ए बी, ABC, ACD या फिर ABD। ठीक है, इस प्रश्न को देखते हैं एक बार हिंदी में। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, बोल रहे हैं सुलेर की 2004 ऑनलाइन डिसइनहिबिशन इफेक्ट, ऑनलाइन डिसइनहिबिशन इफेक्ट संप्रत्यय की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। कितनी कराई है आपको, 6 कराई है आपको। क्या बोल रहे हैं, अनामता, अभिगम्यता, अनामता, अभिगम्यता, पदानुक्रम निषेध, सरल बचाव, प्रतिफल। ठीक है, इसमें क्या होगा आपका, ए तो जानते हैं आप होता है अनामता, एनोनिमिटी, तो कंफर्म मालूम है ए होगा आपका। तो ए यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब ने दिया हुआ है, मतलब कुछ भी हो सकता है। देन ये दी है आपकी अभिगम्यता, ये दिया है आपको पदानुक्रम निषेध, और ये दिया है सरल बचाव प्रतिफल। तो यहाँ पे आप ये तो जान गए हैं कि क्या होगा आपका, ए तो होगा अनामता यहाँ पे,
होगा। फिर यहाँ देखिए क्या है, सरल बचाव प्रतिफल, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, इजीली भाग सकते हैं, तो डी भी होगा आपका। तो ए एंड डी से कंफर्म हो गए आप अनामता, और आपका सरल बचाव प्रतिफल ए एंड डी, ए यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, डी यहाँ पे, मतलब 3 या 4 में से क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। फिर अगला क्या बोल रहा है यहाँ पे, अभिगम्यता, यानी किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आपको, पदानुक्रम निषेध, यानी कि हायरार्की जो है आप स्टेटस अथॉरिटी वाला, उसको क्या करेंगे आप, उसको वहाँ पे अवॉइड करेंगे, ठीक है। मतलब हाँ ठीक है, आप अपने सरकारी ऑफिस में कुछ भी हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, हम आके आपको कमेंट कर देंगे। ए सी डी क्या होता है, इसका सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर 3 जो है सी, इसका सही आंसर है ए सी एंड डी। यहाँ देख लीजिए इंग्लिश मीडियम वाले एक बार क्या बोल रहे हैं, एनोनिमिटी, हायरार्कीज नेगेशन, इजी एस्केप कंसेक्वेंसेस, ए सी डी इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, और अगला जो सवाल है वो क्या पूछता है, वो पूछता है व्हाट आर द टू बेसिक फीचर्स ऑफ स्कीमा, which are the two basic features of schema, influencing memory, promoting forgetting, resisting change, promoting change। आपको केवल इतना मालूम होना चाहिए स्कीमा क्या है, उसके आधार पर सवाल आपका ये निकल जाएगा। स्कीमा के दो मूलभूत लक्षण कौन से हैं, स्कीमा के दो मूलभूत लक्षण कौन से हैं, स्मृति को प्रभावित करना, विस्मरण को बढ़ाना, परिवर्तन रोध, परिवर्तन को बढ़ावा देना। क्या आपको लगता है कि कोई भी जो स्कीमा है वो विस्मरण को बढ़ाएगा, है ना, मतलब फॉरगेटिंग को बढ़ाएगा या प्रमोट करेगा? क्या आपको लगता है कोई भी स्कीमा आपको, है ना, कोई भी आपका मेंटल स्कीमा है, क्या करेगा, वो विस्मरण को बढ़ाएगा? आपको लगता है ऐसा? ये कभी नहीं होगा, तो गलत ऑप्शन ही दिया हुआ है ये वाला आइटम, ठीक है। तो बी तो आपका नहीं होगा, बी नहीं होगा तो क्या क्या कैंसिल हो गया आपका यहाँ पे, बी नहीं होगा तो फर्स्ट कैंसिल हो गया एंड फोर्थ कैंसिल हो गया, तो ए और सी है या फिर ए और डी है। अब देखते हैं, ए तो है मतलब स्मृति को प्रभावित करेगा आपका, ठीक है, जो स्कीमा है आपकी किसको प्रभावित करेगा, स्मृति को प्रभावित करेगा, आपको मालूम पड़ता है। हाँ, ये एप्पल इस प्रकार से दिखता है, कैट इस प्रकार से दिखती है, इनके क्या होते हैं, अलग अलग स्कीमा होते हैं। फिर ये तो हट गया विस्मरण को बढ़ाना, अब ये परिवर्तन रोध या परिवर्तन को बढ़ावा देना, ठीक है। अब बताइए सी सही होगा या फिर डी सही होगा, या तो सेकंड ऑप्शन सही है या फिर थर्ड ऑप्शन सही है। कोई भी स्कीमा है एप्पल का, अब इसमें नया कुछ इंफॉर्मेशन डालने के लिए क्या करेगा, वो रेजिस्टेंस पैदा करेगा ना, ऐसा तो नहीं कि आपने फटाक से सीख लिया हाँ इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये परिवर्तन रोध है। तो ए एंड सी क्या होते हैं, इसके करेक्ट आंसर होते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है, विच आर द टू बेसिक फीचर्स ऑफ स्कीमा। अब देखिए यहाँ से क्या बोलते हैं, ये बोला आपको स्कीमा, ठीक है। आपका ये क्या बना हुआ है, स्कीमा बना हुआ है, आपसे बोलेंगे हम, आप विचार करिए किसके बारे में, आप एक घर के बारे में विचार करिए, एक हाउस के बारे में विचार करिए, ठीक है, एक डोमा के बारे में आप विचार करिए, ठीक है, या आप एक मेजों के बारे में विचार करिए, ठीक है, आप एक इंटी के बारे में विचार करिए, आप एक बारी के बारे में विचार करिए, आप एक घर के बारे में विचार करिए मेनली, ठीक है। जैसे ही बोलते हैं आपको एक घर के बारे में विचार करना है, आपके स्कीमा क्या निकल के आता है, आप आंख बंद करके घर के बारे में इमेज करेंगे तो किस प्रकार से आएगा, कुछ घर आपका इस प्रकार से बनता है। आप सभी ने, हम सब ने बचपन में इसी प्रकार का घर बनाना सीखा है ना, और यहाँ पे क्या होती है, उसकी खिड़की होती है, ठीक है। तो नॉर्मली आप एक घर में क्या इमेजिन करेंगे, एक दरवाजा इमेजिन करेंगे, एक इस प्रकार का छत इमेजिन करेंगे, एक खिड़कियां इमेजिन करेंगे, यहाँ पे एक छोटी सी रोड जाएगी वो इमेजिन करेंगे, है ना, रोड तो छोड़ दीजिए खैर, लेकिन इस प्रकार से आप क्या करेंगे, इमेजिन करेंगे कि उसमें 2-4 खिड़कियां होंगी, 1-2 दरवाजे होंगे, ऊपर छत होगी या नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका एक स्कीमा है, ठीक है, ऑलरेडी प्रोवाइडेड स्कीमा है ये, ठीक है। चलिए अब फिर से पढ़िए सवाल को, स्कीमा के दो मूलभूत लक्षण कौन से हैं, स्मृति को प्रभावित करना, बिल्कुल सही बात है ना, आपका ये स्कीमा बना हुआ है, क्या करता है, स्मृति को प्रभावित करता है। कोई हाउस बोलेगा आपको तो इस प्रकार की फोटो आपके सामने खिंच जाएगी, फिर क्या विस्मरण को बढ़ाएगा ये नहीं। परिवर्तन रोध, अब हम कह रहे हैं कि आपके जो यहाँ पे जो है घर में एक चिमनी भी है ना, तो चिमनी में हम बोलेंगे चिमनी है, फिर यहाँ पे कुछ झूमर लगा हुआ है या फिर खिड़की ऐसी है ट्रायंगल वाली है, तो क्या होगा, आपको रेजिस्टेंस आएगा, है ना, वहाँ पे प्रतिरोध आएगा आपका, है ना, परिवर्तन रोध आएगा वहाँ पे आपका, ठीक है। आप चीजों को जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से आप घर इसी प्रकार से बनाएंगे, 4 खिड़कियां एक दरवाजा, है ना। यहाँ पे क्या है, आपको बोल रहे हैं यहाँ चिमनी लगा दीजिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक और ऐसा ऊपर थोड़ा झोपड़ी कर दीजिए या कुछ घर बना दीजिए, तो ये क्या करेगा, ये जो आपका ऑलरेडी मेंटल स्कीमा एक बन चुका है उसमें क्या है, यहाँ पे परिवर्तन रोध आएगा, है ना। ऐसा नहीं कि हमने बताया तुरंत परिवर्तन को बढ़ावा मिल गया, तुरंत आपने चेंज कर लिया उसको, है ना,
नेक्स्ट टाइम आप करेंगे तो भी इसी प्रकार से बनाएंगे, लेकिन आपको क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन का रोध आएगा। और एक और उदाहरण क्या है इसका, बेस्ट वाला जो बोल रहे थे वो यही है कि आप पहले क्या करते हैं, पहले आप स्वयं से पढ़ाई करते हैं, ठीक है, पढ़ाई करते हैं अपनी, आपको साइकोलॉजी के बारे में आपको काफी सारी चीजें ऑलरेडी मालूम रहती है, ठीक है। तो ये क्या रहता है, ये आपका ऑलरेडी एक स्कीमा रहता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही क्या होता है, आप यहाँ पे कोर्स के अंदर आते हैं, ठीक है, तो कोर्स के अंदर आने के बाद आपको तुरंत चीजें अडेप्ट आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तुरंत अडेप्ट नहीं कर सकते हैं जब तक क्या ना हो, आपको प्रीवियसली उसका नॉलेज ना हो, ठीक है, जो आपको हो जाता है थोड़े दिनों बाद, लेकिन तुरंत आपको लगता है ये हम क्या पढ़ रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, है ना, क्योंकि आपका ऑलरेडी स्कीमा साइकोलॉजी का सेट है जो आपने बीए और एमए में पढ़ा हुआ है। लेकिन अंदर आने के बाद क्या होता है, आपको बहुत सारा परिवर्तन देखने को मिलता है, और परिवर्तन ही क्या है, संसार का नियम है, ठीक है। तो अंदर आने के बाद क्या होता है, आपको काफी सारा परिवर्तन देखने मिलता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, फिर आपको आपकी साइकोलॉजी की तैयारी और अच्छी हो जाती है। प्रमोशन नहीं है, थोड़ा एग्जाम्पल समझाने के लिए बता रहे हैं यहाँ पे। इसी प्रकार से सच्चाई जो है यही है, ठीक है। और ये जो आपका स्कीमा है ऑलरेडी मेंटेन क्या रहता है, आपको क्या मालूम रहता है, आपको पियागेट मालूम रहता है, आपको फ्रॉइड मालूम रहता है, आपको रॉजर्स मालूम रहता है ना, आपको वुंट मालूम रहता है, और भी दो चार नाम और ले लेंगे, तो इनके आपको बेसिक स्कीमा इनके आपको रेडी रहते हैं। लेकिन जब आप अंदर कूदते हैं यहाँ पे, तो आपको क्या है, आपको फिर यहाँ पे साइकोलॉजी का नवीन ब्रह्मांड से आपकी मुलाकात होती है, और जिसके बाद आपकी नेट की तैयारी थोड़ी और तो नहीं, बट हाँ 0.1% भी अगर अच्छी होती है, वैसे काफी अच्छी होती है, लेकिन आपको क्या मिलता है यहाँ पे, इसका आपको फायदा मिलता है, ठीक है। ये सब आपको पुराना स्कीमा रहता है, और ये सब कौन सा हो जाता है, आपका नवीन स्कीमा, ठीक है। तो बात की किसके बारे में हमने, स्कीमा के बारे में। क्या करती है ये, मेमोरी में मदद करती है, और आपका जो प्रतिरोध है ये शो करती है। फिर से देखिए सवाल को, स्कीमा के दो मूलभूत लक्षण कौन से हैं, स्मृति को प्रभावित करना, यस यस, परिवर्तन रोध, यस यस। चलिए ये रहा आपके सामने अगला सवाल, क्रिएटिविटी हैज बीन कंसेप्चुअलाइज्ड इन टर्म्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, एज पर्सन, एज पोटेंशियल, एज प्रोसेस, एज परजीवरेंस, एबीसी, बीसीडी, एसीडी, या फिर एबीसीडी। क्या होगा इसका सही उत्तर, देने का प्रयास करिए। थोड़ा सा हम देख लेते हैं हिंदी में। निम्नलिखित में से किस संदर्भ में सृजनात्मकता का अर्थ लगाया जाता है, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, गोल्डमैन, मिहाई चिक्सिनमिहाई, व्यक्ति के रूप में, संभाव्य के रूप में, प्रक्रिया के रूप में, दृढ़ता के रूप में। ये क्या बात हुई, दृढ़ता मतलब क्या बात हो रही है यहाँ पे, बात हो रही है यहाँ पे परसिवरेंस की। ये क्या मतलब, कुछ बात ही नहीं है यहाँ पे, परसिवरेंस नहीं होता, ठीक है। तो ध्यान रखिए, किस संदर्भ में लगाया जाता है, सृजनात्मकता का अर्थ व्यक्ति के रूप में लगाया जाता है, संभाव्य के रूप में लगाया जाता है, प्रक्रिया के रूप में लगाया जाता है। तो उत्तर क्या होता है, सही सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर 1, केवल ए, केवल बी, केवल सी। अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। ये देखिए, रिश्ता वही सोच नहीं, द यूडेमोनिक, स्पेलिंग ही पूरी मतलब, यूडेमोनिक व्यू ऑफ subjective well-being holds that true happiness is found in expression of virtue. Well-being refers to striving for perfection. Subjective well-being focuses on bodily pleasures like focus on appetite and self-interest. डॉक्टर नहीं, डी, well-being consists of fulfilling its true self. हिंदी में देख लीजिए, प्रश्न आसानी से बन जाएगा। क्या बोल रहे हैं आप, बस हिंदी अगर आपको आती है, थोड़ा सा मालूम है यूडेमोनिया के बारे में, नहीं मालूम है तो 2021 का पेपर देख लीजिए, आप लोग का काफी अच्छा हो जाएगा, है ना। ओके, ए बी सी डी क्या बोल रहे हैं, आत्मपरक कुशलता का आत्मसुख दृष्टिकोण मानता है। तो आपका आत्मसुख दृष्टिकोण कौन सा होता है आज से, आपका यूडेमोनिक व्यू, ठीक है। तो आप नोट कर लेंगे, जो बच्चे हैं नोट कर लें इसको, यूडेमोनिक व्यू क्या है, यूडेमोनिक आपका आत्मसुख दृष्टिकोण, ठीक है। अब यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, आत्म सुख की बात हो रही है, ठीक है। और आपकी आत्मपरक कुशलता क्या है, ये है आपका सब्जेक्टिव वेल बीइंग, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका, सब्जेक्टिव वेल बीइंग है आपकी आत्मपरक कुशलता का आत्मसुख दृष्टिकोण, ठीक है। ओके, सद्गुणों की अभिव्यक्ति में ही सच्ची खुशी मिलती है, पूर्णता के लिए प्रयास करना ही जीवन जीने से संबंधित है, आत्मपरक कुशलता में भी शारीरिक सुखों जैसे भूख एवं आत्म अभिरुचियों पर जोर होता है, डी, सत्य आत्म की पूर्ति ही आत्मपरक कुशलता है। क्या होगा सही उत्तर इसका। अब यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे सब्जेक्टिव वेलबींग, आत्मा की बात हो रही है, तो आत्मा को क्या भूख से मतलब होगा, है ना, ऑब्वियसली एलिमिनेट होता है, सी नहीं है उत्तर, क्या होगा, सी नहीं है, ये हट गया, ये हट गया। ए देखिए,
सद्गुणों की अभिव्यक्ति में ही सच्ची खुशी मिलती है। यस, यही है आपका यूडेमोनिया, मतलब यूडेमोनिक व्यू यही कहता है दृष्टिकोण। फिर पूर्णता के लिए प्रयास करना ही अच्छा जीवन से संबंधित है। सत्य आत्म की पूर्ति ही आत्मपरक कुशलता है। ए बी डी इसका सही उत्तर हो जाता है। ठीक है ना, इतनी अच्छी अच्छी बातें हो रही है यहाँ पे, यूडेमोनिया की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम शारीरिक सुखों की बात नहीं करेंगे। जैसे भूख, भूख के साथ क्या आएगा, काम और निद्रा भी आ सकती है। ठीक है, ये सब चीजें शारीरिक सुखों की बात नहीं होती है आपकी। ठीक है, जोर होता है बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अभिरुचि पर जोर होता है ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ए बी डी जो है इसका सही उत्तर है, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर है। अब चलते हैं हम अगले सवाल के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोटिवेटर्स टू हेल्प अदर्स, हम दूसरों की मदद क्यों करेंगे? एटीट्यूड्स, एम्पैथी, पर्सनल डिस्ट्रेस, नॉर्म्स एंड वैल्यूज। दूसरों की सहायता हेतु निम्नलिखित में से कौन कौन से प्रेरक हैं? अभिवृत्ति, समानुभूति, व्यक्तित्व कथा, मानक एवं मूल्य। तो क्या होना चाहिए इसका सही उत्तर? एबीसी, एबीडी, एसीडी और नीचे वाला जो है वो आपके लिए बीसीडी। एबीसी, एबीडी, एसीडी एवं बीसीडी कौन सा यहाँ पे होना चाहिए? देखिए, दूसरों की सहायता कब करते हैं? एटीट्यूड, समानुभूति, व्यक्तित्व कथा, मानक एवं मूल्य। समाज में क्या है? नॉर्म्स, हम बचपन से देखते आ रहे हैं, वैल्यूज है ना, क्या करना है, दूसरों की मदद करनी चाहिए, ये सब करना चाहिए। तो डी तो ऑब्वियसली होगा, डी ऑब्वियसली होगा, ए बी, ए सी, बी सी। ठीक है, कौन सा होना यहाँ चाहिए यहाँ पे? समानुभूति, एम्पैथी मतलब क्या है? दूसरों के जूते में जाके पाँव रख के सो जाना। ठीक है, वो क्या होता है आपकी एम्पैथी, समानुभूति की वजह से ही करते हैं आप, है ना, एम्पैथी की वजह से। तो बी और डी होगा कंफर्म, बी और डी कंफर्म होगा। तो ए क्या होता है वहां पे? एक और ऑप्शन बच गया, फिर कौन सा वाला आपका? ये वाला है ना, या तो ए बी डी होगा या फिर बी सी डी होगा। ठीक है, तो ये क्या है? अभिवृत्ति, एटीट्यूड में होगा आपके दूसरों की मदद करना, या फिर पर्सनल डिस्ट्रेस, व्यक्तिगत व्यथा, स्वयं की व्यथा से आप प्रभावित हो चुके हैं। ठीक है, सही उत्तर क्या होगा यहाँ पे? एटीट्यूड बिल्कुल भी नहीं आएगा, अभिवृत्ति नहीं आएगा। राइट आंसर क्या होगा आपका? बी सी एंड डी। ठीक है, तो ये होता है आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट आंसर है बी सी एंड डी, समानुभूति, व्यक्तित्व था और आपका मानक एवं मूल्यों में दूसरों की सहायता ऐसा दिया हुआ है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न कहता है ओके, चलिए अगला प्रश्न क्या बोलता है? इन द कंटेक्स्ट ऑफ मार्जिनलाइजेशन इट इज सजेस्टेड टू अडॉप्ट सोशल एम्पावरमेंट मॉडल व्हाइल डीलिंग विद एलजीबीटीज बिकॉज it increases this group's collective and personal self-advocacy. They learn that they can lead fulfilling and satisfying lives. Concern about LGBTs are social concerns and not the concern for individual. They realize that being gay or lesbian is not a pathological condition. ठीक है, सीमांतीकरण के संदर्भ में LGBT के साथ व्यवहार के समय सामाजिक सशक्तिकरण मॉडल को अपनाने का सुझाव दिया जाता है, क्योंकि मतलब एक मॉडल है कौन सा? सोशल एम्पावरमेंट मॉडल, SEM, जिसका क्या करना है? हमको अपनाने का सुझाव दिया जा रहा है। क्यों? सीमांतीकरण के संदर्भ में, यानी कि मार्जिनलाइजेशन के संदर्भ में। मार्जिनलाइज कौन है? ये आपकी रेखा है, रेखा के इस तरफ जो लोग हैं वो मार्जिनलाइज हैं, और रेखा के इस तरफ जो है वो नॉर्मल लोग हैं, इसका ध्यान रखें। के संदर्भ में LGBT के साथ व्यवहार के समय, LGBT के साथ व्यवहार किसको करना है? व्यवहार हमको करना है। ठीक है, हम जो लाइन के इस तरफ है ना, सीमांतीकरण उन लोगों का ना हो जाए जो LGBT से बिलोंग करते हैं, उनके परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे बात कर रहे हैं। इससे इस समूह के सामूहिक और व्यक्तिगत स्वपक्ष समर्थन में वृद्धि होती है। इससे वे सीखते हैं कि वे पूर्ण और संतोषजनक जीवन जी सकते हैं। LGBT संबंधी चिंताएं यहाँ पे देखिए पहले हो क्या रहा है। अब ये जो आप फ्लैग देख रहे हैं ये किसको दर्शाता है? ये दर्शाता है LGBT कम्युनिटी को, या उनका एक फ्लैग है। जिस प्रकार से देखते हैं आप, रेनबो होता है, इंद्रधनुष होता है ना, और इंद्रधनुष देख के क्या होती है? हमको प्रसन्नता होती है ना। इस प्रकार से हमको दिखते हैं 5 6 7 रंग, 1 2 3 4 5 6 रंगों का ये फ्लैग यहाँ पे बनाया हुआ है, जो क्या दर्शाता है? LGBT कम्युनिटी को दर्शाता है। यहाँ पे स्टार्टिंग करना चाहेंगे, आपको जो जन्म होता है 46 क्रोमोसोम, थोड़ा सा लेक्चर लंबा होगा ये। 46 क्रोमोसोम आप क्या रहते हैं? एक अंडा रहते हैं आप। ठीक है, ओके, इसके अंदर आपको किससे मिलता है? अपनी माता से मिलता है और अपने पिता से मिलता है। ठीक है, तो प्रकृति का ये नियम था स्टार्टिंग से, क्या था कि X एंड Y ये क्या आएंगे? अलग अलग क्रोमोसोम आएंगे, ये मिलेंगे
और या तो XX होगा या फिर XY होगा, यानी कि या तो एक पुरुष और एक महिला। ठीक है, तो पुरुष और महिला के जब मिलेंगे है ना, उनके संबंध के बाद क्या होगा, एक बच्चा होगा। ठीक है, और ये जो बच्चा होगा लड़का लड़की कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन मेन प्रायोरिटी क्या है, ए पुरुष होना चाहिए और वो क्या होना चाहिए, वहां पे महिला बी होनी चाहिए, है ना। तो अगर हम A प्लस बी देखेंगे तो ही हमको क्या मिलेगा, C मिलेगा एंड रिजल्ट में। ठीक है, ये तो होती है नेचर की प्राकृतिक नेचुरल बात, लेकिन पुराने समय से ही कुछ लोग चले आ रहे हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और आपके ट्रांसजेंडर। ठीक है, कभी अगर आपने गूगल में अगर अपनी आईडी बनाई हो, एक सेकंड के लिए नहीं, कभी अगर आपने गूगल में आईडी बनाई हो तो गूगल में क्या पूछता है, वो आपसे पूछता है मेल या फीमेल, या तीसरा क्या बोलता है, रेदर नॉट टू से, है ना। तो अगर आप पुरुष हैं तो किस पे टिक करेंगे, आप इस पे टिक करेंगे, और अगर आप महिला हैं तो किस पे टिक करेंगे, आप इस पे टिक करेंगे। लेकिन अगर आप भारत में रहते हैं तो आपको मालूम है एक और वर्ग है जो किस पे टिक करते हैं, इस पे टिक करते हैं। ठीक है, जिनको हम भारत की भाषा में हम क्या बोलते हैं, उनको उनको हम बोलते हैं, ठीक है, या फिर हम बोलते हैं उन्हें अर्धनारी नरेश्वर, क्या बोलते हैं वो जो भी है। ठीक है, तो वो किस पे टिक करेंगे, वो टिक करते हैं इस पे। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये तो हुई भारत के परिप्रेक्ष्य में बात, इसका आप ध्यान रखें। और आपने देखा होगा कि आजकल सोशल मीडिया काफी ज्यादा आ चुका है, तो उसके आधार पे क्या देखा आपने, आपने ये देखा है कि महिला और पुरुष, है ना, ये मेनली आपको दो लोग मालूम है। लेकिन जन्म के बाद कुछ पुरुष ऐसे हैं जो क्या होते हैं, बाद में महिला बन जाते हैं, और कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो क्या हो जाती है, बाद में पुरुष बन जाती है। यानी वो जो जन्मांग लेके पैदा हुए हैं, है ना, उनका जो व्यवहार है उससे ठीक उसके विपरीत रहता है। ठीक है, तो ऐसे लोग किसके अंदर काउंट होते हैं, ऐसे लोग काउंट होते हैं आपके ट्रांसजेंडर के अंदर। ठीक है, ऐसा आइडियली कहा जाता है, ये लोग किसके अंदर आएंगे, आपके ये लोग आपके ट्रांसजेंडर के अंदर आएंगे। तो आप ये बताइए कि क्या कोई भी नॉर्मल समाज ऐसी महिला को जो बाद में पुरुष में परिवर्तित हो चुकी है, या ऐसे पुरुष को जो बाद में महिला में परिवर्तित हो चुका है, स्वयं उनके माता पिता क्यों ना हो, क्या उनको आसानी से एक्सेप्ट करेंगे? क्या ऐसे लोगों के लिए उतना सरल होगा समाज में रह पाना या समाज में स्वयं को स्थापित कर पाना? होगा, लेकिन धीरे धीरे एजुकेशन के साथ होगा। लेकिन हम कह सकते हैं सच्चाई यही है कि क्या होती है उनके साथ कठिनाई होती है। ठीक है, ओके, इस बात का ध्यान रखेंगे आप, कठिनाई होती है। तो ये था आपके लिए पहला वाला भाग, आपके जो होते हैं ट्रांसजेंडर लोग होते हैं, वो लोग को आपने देख लिया, जिनको हम किससे डिनोट करते हैं, टी से। फिर आते हैं कौन, आपके गे, ये आपको मालूम है, यानी एक पुरुष का दूसरे पुरुष की तरफ क्या होता है, यहाँ पे आकर्षण होता है ना, ये साइकोलॉजिकल शारीरिक किसी प्रकार का हो सकता है। तो वो वैसे लोग किसके अंदर काउंट होंगे, पुरुष के अंदर, सॉरी गे के अंदर काउंट होंगे, है ना। पुरुष एंड पुरुष का संबंध यहाँ पे काउंट होगा आपके गे में, टी जी। फिर आते हैं आपके लेस्बियन, लेस्बियन में क्या होगा, आपकी एक महिला के प्रति आकर्षण, ठीक है, शारीरिक मानसिक किसी प्रकार का भी हो सकता है, ये आएगा आपके एल के अंदर। और ये आते हैं आपके कौन से लोग, बाइसेक्सुअल लोग, जिनका क्या होगा, पुरुष की तरफ भी आकर्षण होगा और आपके महिला की तरफ भी आकर्षण होगा, तो वो आते हैं कौन, आपके बी। ठीक है, तो ये जो लोग हैं LGBT, अब आप समझ गए होंगे LGBT क्या होता है। तो ये भी क्या है, ये भी अपने आप में मिला के एक प्रकार से क्या बनाते हैं, एक समुदाय बनाते हैं। ठीक है, तो आप बताइए कि ये समुदाय को क्या आपका जो समाज है वो आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा, क्या ये एक्सेप्टेबल है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है आसानी से। ठीक है, तो ऐसे समुदाय के सामने क्या होती है, आपने भी देखा होगा, क्या आती है, कई सारी चुनौतियां आती हैं। खैर भारत में तो जो समुदाय है, जो हिजड़ा समाज है ना, उनके लिए तो खैर वोटों का भी मतलब सीटें वगैरह बुक रहती हैं कुछ कुछ जगहों पे जहाँ पे उनकी तादाद ज़्यादा है, तो वो सब अपनी तरफ से किए जाते हैं। लेकिन फिर भी क्या कहते हैं, ऐसे लोगों का क्या हो जाता है, ऐसे लोगों का हो जाता है सीमांतीकरण, है ना। इन लोग आम फंक्शन में उस प्रकार से नहीं घूम सकते। अगर इस समाज की बात करें, इंडिया के परिप्रेक्ष्य में आप इनको अच्छे से जानते हैं, भली भांति जानते हैं, तो ये लोग जैसे आप लोग पार्टियों में होटल्स में जाते हैं, इन लोग ये ऐसे नहीं जा सकते हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से इन लोग भी कुछ ऐसे मार्जिनलाइज होते हैं कि इनको भी थोड़ा सा ओछी नज़रों से, या थोड़ा सा मतलब जिनको एजुकेशन कम होता है, उन लोग इस प्रकार से इनको समाज में क्या करते हैं, समाज में इन लोगों को जगह नहीं देते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अब चलिए पढ़ते हैं उस सवाल को, चलिए अब पढ़ते हैं सवाल को। सीमांतीकरण के संदर्भ में LGBT के साथ व्यवहार के समय सामाजिक सशक्तिकरण मॉडल को अपनाने का सुझाव दिया जाता है, क्योंकि मान के चलिए आपको सामाजिक सशक्तिकरण मॉडल नहीं मालूम है, लेकिन आप लोग इंडियंस हैं, तो आपका जो संज्ञान है वो ऑलरेडी
बाकियों की तुलना में अच्छा काम करता है। तो अगर कुछ चीज़ आपको नहीं भी मालूम है, लेकिन आप अपने किसके अनुभव के आधार पे और अपने ज्ञान के आधार पे आप चीज़ों को, कई सारी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और पहले की अपेक्षा अभी थोड़ा सा ये जो आपने लेक्चर देखा, उसके आधार पे आप इस सवाल को बड़े ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए को पढ़ते हैं। इससे इस समूह के सामूहिक और व्यक्तिगत स्वपक्ष समर्थन में वृद्धि होती है, ठीक है। इससे वे सीखते हैं कि वे पूर्ण और संतोषजनक जीवन जी सकते हैं। एलजीबीटी संबंधित चिंताएं सामाजिक चिंता है, न कि व्यक्तिगत। उनको लगता है कि समलैंगिक या समलिंग लेस्बियन होना कोई रोग नहीं है। तो अब आप बताइए, आपके अनुसार सही उत्तर क्या होना चाहिए? ए बी सी सही है, ए और डी सही है, बी और सी सही है, या फिर ए बी डी सही है? इनमें से कौन सा सही होना चाहिए? देखिए ऑप्शंस को पढ़ते हैं। इससे सोशल एम्पावरमेंट मॉडल की मदद से, सामाजिक सशक्तिकरण मॉडल की मदद से, इससे इस समूह के सामूहिक और व्यक्तिगत स्वपक्ष समर्थन में वृद्धि होती है ना। सोशल एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, यानी समाज को क्या करना है, हमको समाज को हमको सशक्त करना है, ठीक है। तो ये सही होगा। इस समूह के सामूहिक और व्यक्तिगत स्वपक्ष समर्थन में वृद्धि होगी, उनको लगेगा कि हाँ ठीक है। देन इससे वे सीखते हैं कि वे पूर्ण और संतोषजनक जीवन जी सकते हैं, ठीक है। अगर हम इस मॉडल को अपना लेंगे तो उनको लगेगा कि हाँ ठीक है, चलिए हम, लेकिन हम भी बाकी लोग की तरह क्या है, सामान्य है और संतोषजनक जीवन हम जी सकते हैं। एलजीबीटी संबंधित चिंताएं सामाजिक चिंता है, न कि व्यक्तिगत, है ना। ये कौन सी चिंताएं हैं? सामाजिक चिंता है। क्या ऐसा है? ये ऐसा नहीं है, ठीक है। ये सामाजिक चिंताएं नहीं है, बल्कि कौन सी है? व्यक्तिगत। अगर प्रत्येक पर्सन इस प्रकार से अपनी धारणा, अपनी विचारधारा बदलेगा, तब जाके ही तो ये लोग मिला मिला के क्या बनेंगे, एक समाज बनेगा, और ये चिंता जो है अपना हमारे देश से, दुनिया से ये दूर चली जाएगी, ठीक है। तो एलजीबीटी संबंधित चिंताएं सामाजिक चिंता तो है ही है, लेकिन ना कि व्यक्तिगत। लेकिन साथ ही साथ क्या है, ये व्यक्तिगत चिंताएं भी हैं, है ना। आप जो करेंगे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ, आपका जो बच्चा आपके साथ घूम रहा है वो भी देखेगा, वो भी यही सीखेगा। आपके जो साथ में जो लोग हैं, जुड़े हैं, वो भी इसी प्रकार से देखेंगे, ठीक है। तो ये जो चिंताएं हैं कैसी है? व्यक्तिगत चिंता भी है। तो सी ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाता है। देन क्या बचता है आपके पास? ए और बी सही है, ए और बी, ए और बी, ए बी और डी सही है। उनको लगता है कि समलैंगिक या समलिंग लेस्बियन होना कोई रोग नहीं है, ये कोई रोग नहीं है, ठीक, कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन नहीं है। राइट आंसर होता है ए बी एंड डी, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर है ए बी एंड डी। चलिए ये रहा अगला सवाल। जेनसेंस लेवल 1 एंड लेवल 2 एबिलिटीज कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? क्या ये डिफिकल्टी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टास्क, सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस, रेशियल, या फिर ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस? ये ऑलरेडी एक बार रिपीट हो चुका है ना, कराया था आपको, ओके। निम्नलिखित में जेनसन की लेवल 1 एवं लेवल 2 योग्यताओं को किसके संदर्भ में सर्वोत्तम ढंग से समझा जा सकता है? जेनसन ने एक परीक्षण किया। कार्यों की कठिनाई एवं जटिलता, सामाजिक विविधता, नस्लीय विविधता, भौगोलिक विविधता। क्या होगा इसका सही उत्तर? ए बी एंड सी। भौगोलिक विविधता की बात नहीं करते यहाँ पे, कोई भी ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस की बात नहीं करते हैं आपके जेनसन की लेवल 1 और लेवल 2 की योग्यताओं के बारे में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर है। सेकंड, केवल ए बी और सी इसका सही आंसर है। नोट कर लेंगे इस चीज को, वेरी इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से हो सकता है 23 में आपको ये रिपीट देखने मिल जाए। कार्य की कठिनाई एवं जटिलता, सामाजिक विविधता, नस्लीय विविधता। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स जो सही हैं? डिल्थी अपोज्ड रिडक्शनिज्म, डिल्थी अपोज्ड साइकोफिजिकल पैरेललिज्म, डिल्थी रिजेक्ट द पॉजिटिविस्टिक अप्रोचेस टू एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, डिल्थी रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ डिस्क्रिप्शन। डिल्थी ने क्या किया? निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन सही है? ये उसी प्रकार का सवाल है जो आपको रीट वगैरह के एग्जाम्स में आता है ना, उसी प्रकार का सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन सही है? डिल्थे ने अव्याख्यावाद का विरोध किया, डिल्थे ने मनोभौतिक समांतरवाद का विरोध किया, डिल्थे ने प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के लिए सकारात्मकवादी अवधारणा को स्वीकार नहीं अस्वीकार किया, डिल्थे में व्याख्यावादी विचार को नकार दिया। प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न पूछ रहा है अभिकथन सही है, ठीक है। तो क्या क्या सही है? डिल्थे ने अव्याख्यावाद का विरोध किया, ये बिल्कुल सही बात है। डिल्थे ने मनोभौतिक समांतरवाद का विरोध किया, सही बात है। डिल्थे ने प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के लिए सकारात्मकवादी अवधारणा को अस्वीकार किया, है ना, ये भी सही बात है। स्वीकार किया होता तो क्या होता? ये भी गलत होता, लेकिन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? अस्वीकार किया। और डिल्थे ने व्याख्यावादी विचारधारा को नकार दिया, ये कैसे हो सकता है?
ये नहीं हो सकता। ए बी सी जो है इसका सही आंसर है। ए बी सी क्या है आपका? ऑप्शन नंबर 4 जो है ये इसका सही उत्तर है। डिल्थे ने प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के लिए सकारात्मक अवधारणा को अस्वीकार किया। ठीक है, इसका आप ध्यान रखेंगे, ए बी सी इसका सही उत्तर होता है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। Which of the following are true as per Brentano's concept of phenomenology? Phenomenology. Outer objects can be perceived only. Mental experiences can be perceived only. Feelings and willing be combined in one category. Outer objects can be both perceived and experienced. ब्रेंतनो के वृत्तिकी विज्ञान क्या है आपका? फिनोमेनोलॉजी की अवधारणा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 4 दिए हैं, कितने सही है, कौन से सही है वो आपको बताना है। यहाँ देखिए, बाह्य वस्तुओं का केवल प्रत्यक्षीकरण हो सकता है। अच्छा, मानसिक अनुभवों का केवल प्रत्यक्षीकरण हो सकता है। सही बात है। अनुभवों तथा इच्छाओं को एक ही श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है। ठीक है, बाह्य वस्तुओं का प्रत्यक्षीकरण तथा अनुभव दोनों किए जा सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा इसका सही उत्तर? मानसिक अनुभवों का केवल प्रत्यक्षीकरण हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। बी आपका करेक्ट होता है। बी करेक्ट है तो ये हट गया, ये हट गया। ए और बी या बी सी डी। ठीक है, या तो ए सही है केवल, नहीं केवल ए और बी सही है, या फिर बी सी डी ये तीनों सही है। फिर से देखिए, बाह्य वस्तुओं का केवल प्रत्यक्षीकरण हो सकता है, रॉन्ग। बी सी डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 जो है बी सी डी ये सही है। बाह्य वस्तुओं एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका परसीव भी कर सकते हैं और उनको हम अनुभव भी कर सकते हैं। केवल प्रत्यक्षीकरण की बात है, ये गलत है। ठीक है, तो अगर ए गलत हो रहा है ऑटोमेटिकली आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो बी सी एंड डी ये जो है ये तीनों सही उत्तर है। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होता है। चलिए ये प्रश्न को पढ़िए, इसी के साथ ये वीडियो को समाप्त करेंगे और ये है इसका सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। और अगर कुछ कोर्स वगैरह ज्वाइन करना है तो जल्दी कर लीजिए, इससे पहले कि देर हो। रिबाउंड फिनोमेना, फैंटम लिम्ब, स्कोटोपिक प्रोसेस, अपोप्टोसिस, आरईएम स्लीप, पेन, विजन, सेल डेथ। इसमें क्या करना है, इसमें आपको चीजों को मैच करना है ना। ये देखिए क्या दिया है आपको, यहाँ पे दिया है परवर्ती वृत्ति की, आरईएम निद्रा, दर्द पीड़ा, दृष्टि, कोशिकी मृत्यु, अपोप्टोसिस, स्कोप्टोपिक प्रक्रिया, फैंटम लिम्ब और परिवर्ती वृत्ति की। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये होती है क्या आपकी, ये होती है आपकी दृष्टि, ये होती है आपकी आंख, ये होती है आपकी आई। ठीक है, इस प्रकार से कुछ दिखती है। ठीक है, ये आपकी आई है। इस आई के अंदर आपकी पुतली होती है, पुतली वगैरह लेंस वगैरह वो सब गया अंदर, और फिर अंदर जहां चीज पहुंचती है वो पहुंचती है कहाँ पे आपके, वो पहुंचती है आपके रेटिना के ऊपर, यानी कि आपके दृष्टि पटल के ऊपर। दृष्टि पटल के ऊपर आपको दो मिलते हैं वहां पे संवेदी ग्राही। देखिए कोर्स करना है तो कर लीजिए, वरना कोई बात नहीं है। ठीक है, संवेदी ग्राही होते हैं, अभी आप देखेंगे लेक्चर, इसके बाद आपको करना पड़ेगा ही, क्योंकि इतना सब चीज आपको नहीं मिलने वाली है। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, देख लीजिए, है ना, आर्टिकल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे संवेदी ग्राही जो होते हैं आपके, ठीक है, ये क्या होती हैं, ये संवेदी ग्राही कोशिकाएं होती हैं। दृष्टि की बात करें खास तौर पे, दृष्टि के अंदर क्या मिलती है आपको, दृष्टि के अंदर आपको मिलते हैं RODS रॉड्स, और आपको मिलते हैं कोन्स। ठीक है, ये होते हैं आपके ये होते हैं आपके दंड, और ये होते हैं आपके शंकु हिंदी में। ठीक है, हिंदी तो दंड है और शंकु है, ये दोनों क्या है, ये दोनों है आपकी संवेदीग्राही कोशिकाएं, किसके लिए, आपकी दृष्टि के लिए। ठीक है, इस बात का रखेंगे आप ध्यान। और फिर ये जो रॉड्स हैं किससे बनती है, ये बनती है एक प्रोटीन से, जिनका नाम क्या होता है, जिनका नाम होता है रोडोप्सिन। ठीक है, रोडोप्सिन, रोडोप्सिन होता है। और आपके जो कोन्स हैं ये बनते हैं कौन से प्रोटीन से, ये बनते हैं आपके आइडोप्सिन से। ठीक है, आइडोप्सिन। ठीक है, आइडोप्सिन। रोडोप्सिन रॉड्स का क्या काम होता है, रॉड्स का काम होता है आपका व्हाइट, अगर आपको दिख रहा हो तो, नहीं दिखेगा वैसे, चलिए इसी से कर देते हैं, एंड ब्लैक। तो व्हाइट एंड ब्लैक जो आप देखेंगे, है ना, ये किसकी मदद से होता है, केवल और केवल रॉड की मदद से
होता है। और अगर वही बात करें हम कोन्स की, तो कोन्स किसके लिए प्रभावित करते हैं? ये प्रभावित करते हैं आपके रंगों के लिए। ठीक है, तो रंग जो भी आप देखते हैं किसकी मदद से देख पा रहे हैं? केवल और केवल आपके कोन्स की मदद से। रॉड्स हमेशा ज्यादा होंगे, ध्यान रखिएगा, परीक्षा में आता है रॉड्स ज्यादा होंगे, कोन्स जो है वो कम होंगे। ठीक है, कोन्स की वजह से आप रंग देखते हैं और रॉड्स की वजह से क्या देखते हैं आप? व्हाइट एंड ब्लैक। ओके, अब इसके अंदर देखना है आपको, दो प्रकार के विजन की बात करनी है। जब भी बात होगी किसकी? स्कोटोपिक विजन की बात होगी। ठीक है, स्कोटोपिक क्या होता है? आपका विजन होता है। ठीक है, इन्हें स्कोटोपिक विजन लिख दिया खैर, लेकिन परीक्षा में आपको क्या दिया है? प्रक्रिया दी हुई है। ठीक है, तो जो स्कोटोपिक प्रक्रिया है इसका संबंध किससे होता है? इसका संबंध होता है रॉड से। और रॉड्स क्या देखते हैं? रॉड्स देखते हैं आपके ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, तो स्कोटोपिक विजन या स्कोटोपिक प्रक्रिया का संबंध किससे होता है? आपकी दृष्टि से होता है, आपके विजन से होता है। और विजन में भी खास तौर पे किससे? आपकी रॉड्स से, जो क्या देखते हैं? ब्लैक एंड व्हाइट देखते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और ध्यान रखें, हो सकता है आपसे 23 में पूछ ले। एक होता है आपका कौन सा? आपका होता है फोटोटॉपिक। फोटोटॉपिक प्रक्रिया अगर परीक्षा में देखने मिलती है, इसका संबंध भी किससे होगा? इसका संबंध भी विजन से होगा, दृष्टि से होगा। लेकिन अब बताइए, आप लोग स्वयं बताइए किससे संबंध होगा ये क्या रॉड से होगा या किससे होगा? यस राइट, ये होगा दूसरे आपके कोन्स से इनका संबंध। ठीक है, जिनको क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं शंकु। ठीक है, कोन्स से संबंध होगा। कोन्स क्या करते हैं? आपको रंग देखने में आपकी मदद करते हैं। तो अगर आपकी दृष्टि से कोन्स निकाल लेंगे आप, तो आपका क्या हो जाएगा? आपका हैप्पी न्यू ईयर हो जाएगा। ठीक है, तो रंग हम देखते हैं कौन सी वजह से? हम फोटोटॉपिक प्रक्रिया की वजह से। रंग मतलब कोन्स से संबंधित होता है, रंग से नहीं, कोन से संबंधित होता है। और तो दो प्रकार के देख लिए आपने देख लिया स्कोटोटॉपिक प्रोसेस प्रक्रिया, और आपने देख ली कौन सी? आपने देख ली फोटोटॉपिक। आप बताइए ब्लैक एंड व्हाइट फोटो देखना पसंद करेंगे या रंगीन फोटो? है ना, ऑब्वियसली रंगीन फोटो। तो ध्यान रखिए, फोटो से कोन्स, और स्कोटोपिक मतलब किसकी बात हो रही है? यहाँ पे रॉड्स की बात हो रही है। और जब इन दोनों को आप मिला देंगे तो क्या बन जाएगा आपका? ऐड कर देंगे तो कौन सा बन जाएगा आपका? मीजोपिक प्रक्रिया या मीजोपिक विजन। ठीक है, तो स्कोटोपिक प्रोसेस का संबंध किससे है? आपके विजन से संबंध है। चलिए दूसरी बात करेंगे अब अपोप्टोसिस की। ये क्या होता है? आपको मालूम है आपके शरीर में लाखों गुना, करोड़ों, अरबों क्या होती है कोशिकाएं। ठीक है, कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं की क्या होगी? आपकी मृत्यु भी होगी, है ना। तो उसी का संबंध किससे है? आपके अपोप्टोसिस। उसी को कहा जाता है जब आपको सेल है, सेल डेथ से इसका संबंध होता है, सेल मृत्यु, कोशिका मृत्यु से इसका संबंध होता है। ठीक है, जिस प्रकार से मानव जो है क्या है, वो प्रोग्राम है ना कि उसकी मृत्यु होगी, या आपका सेल से आप जन्म हुए, फिर बड़े हुए और बड़े हुए और बड़े हुए और बड़े होते होते थे, फिर क्या होता है? यहाँ बुढ़ापे में आके क्या होती है आपकी? यहाँ पे आपकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये तो आपकी मनुष्य की बात हो गई, मानव की, जीव जंतु की बात हो गई। उसी प्रकार से क्या होती है आपकी सेल्स होती हैं, ये भी क्या होती हैं? एक प्रकार से इनको भी क्या किया जाता है? इनको भी प्रोग्राम किया जाता है। ठीक है, ये भी प्रोग्राम होती है किसके लिए? आपकी मृत्यु के लिए। ठीक इस प्रकार से जिस प्रकार से आपकी प्रोग्रामिंग हुई है कि ऐसे ऐसे होते होते आपकी अंत में मृत्यु हो जाएगी, उसी प्रकार की क्या होती है यहाँ पे भी सेल डेथ होती है। उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम कहते हैं अपोप्टोसिस। ये देखिए कुछ इस प्रकार की कोशिका दिखती है, इसके अंदर सब चीजें होती हैं, न्यूक्लियस वगैरह और जो भी चीजें होती है अंदर। सेल बिगिन अपोप्टोसिस, फिर क्या होता है? ये इसको मत ध्यान रखिए कौन सी क्या अवस्था होती है। न्यूक्लियस पे कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है, फिर इस प्रकार से पार्टीशन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस अलग अलग हो जाता है, टूट जाता है, और यहाँ पे हो जाता है क्या? उसका फेगोसाइटोसिस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे फेगोसाइटोसिस हो रहा है, मतलब जितना भी 0.5 UM से ज्यादा होगा डेटा, उतना क्या खोलेगा? यहाँ पे खा जाएगा। ठीक है, ये सब टूट गया है। यहाँ पे देखिए ये है, इस प्रकार से सेल था, ये देखिए निकलता जा रहा है सब, ये टूटता जा रहा है ना। तो ये जो फेगोसाइटोसिस हो रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है? अपने अंदर इसको संभाल ले रहा है। और ये क्या होता है? एक विशेष प्रकार का सेल होता है जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं फेगोसाइट। ठीक है, तो फेगोसाइट क्या है? एक प्रकार की कोशिका है, एक प्रकार का सेल है जो क्या करता है? फेगोसाइटोसिस प्रक्रिया को करता है। फेगोसाइटोसिस प्रक्रिया क्या होती है? कोई भी सेल अगर एपोप्टोसिस में हो रहा है या कोई दूसरा सेल भी है टूट रहा है, तो वो सब क्या करता है? यहाँ पे निकल जाते हैं और खाने का काम कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखिए सवाल को, निम्नलिखित अवधारणाओं का तदनुकूल शारीरिक स्थितियों से सुमेलित कीजिए। परवर्ती वृत्ति की, आर्य निद्रा, फैंटम लिम्ब, दर्द पीड़ा, स्कॉटोपिक प्रक्रिया, दृष्टि,
और अपोप्टोसिस कोशिकीय मृत्यु। ठीक है, तो सी किसके साथ जाएगा? स्कॉटोपिक प्रक्रिया का संबंध किससे है? क्या उसका आरईएम से है? नहीं। क्या दर्द से है? नहीं। किससे है उसका संबंध? उसका संबंध दृष्टि से है, यानी सी के साथ क्या जाएगा? सी के साथ जाएगा आपका 3। ए, सी और डी में सही होगा। अपोप्टोसिस क्या होता है? क्या आरईएम है? क्या दर्द है? क्या पीड़ा है? दृष्टि है? क्या ये कोशिकीय मृत्यु है? यस, कोशिकीय मृत्यु है, देखा अभी हमने, है ना। तो अपोप्टोसिस क्या है? डी के साथ 4। ठीक है, तो सी के साथ 3, डी के साथ 4। अब A1 B2 ये क्या होता है? ये होता है। ये क्या होता है? ये होता है। तो इसको भी अगर इसी प्रकार से आप और डिटेल में देखना चाहते हैं, हमारा कोर्स वगैरह थोड़ा सा प्रमोशन एंड में जरूरी है, लोगों को मालूम ही नहीं रहता कोर्स वगैरह चल रहा है, तो कोर्स वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं और जून 2023 की अपनी तैयारी और अच्छे से कर सकते हैं हमारे साथ, और जल्द से जल्द अपना सर्टिफिकेट ले जा सकते हैं। ठीक है, ओके, तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। इन दो को अगर आपको देखना है तो ज्वाइन कर लीजिए और अंदर आपको बता दिया जाएगा। एंड आरईएम तो करा दिया है वैसे, है ना। फेंटम में आपका दर्द पीड़ा से संबंधित होता है, तो अगर आपको और कुछ करना है तो कर लीजिए। जून 2023 के लिए बैच वगैरह चल रहा है ऑलरेडी, तो आप रिकॉर्डेड सेशंस हैं उनको आप देख सकते हैं, उसी में आपका भला हो जाएगा। बाकी खैर छोड़ दीजिए वो सब बातें। और दिसंबर 2019 का आपका यूजीसी नेट साइकोलॉजी का पूरा पेपर आपका कंप्लीट हो चुका है। तो 21 कंप्लीट है, 22 कंप्लीट है, आपका 20 नहीं 19 आपका दिसंबर कंप्लीट हो चुका है। तो जाके देखिए, फ्रीली अवेलेबल है, यूट्यूब पे जाके आप उसको आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो एनटीए यूजीसी नेट दिसंबर 2019 के सारे प्रश्नों को हमने उनके सही सही उत्तर के साथ कवर कर लिया है। जल्दी जाइए, नीचे प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, प्लेलिस्ट से वहाँ भी आप एक्शन कर सकते हैं और वहाँ से भी वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अभी तक चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो अभी तक क्या कर रहे हैं? सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर वगैरह करना हो तो कर दीजिए, अदरवाइज आप फटाक से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।